हिंदी की बात कर रहा हूँ कि इंडिया चाइना के रिश्तों में हिंदी कितना अहम रोल निभा सकती है या निभाती है। और मुझे लगता है कि भारत को समझने के लिए चीनी लोगों को या चीनी विद्यार्थियों को मुझे लगता है कि हिंदी को जानना और समझना और हिंदी के माध्यम से भारत को जानना और समझना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीनी छात्रों को हिंदी भाषा सीखना ज़्यादा मुश्किल रहता है या भारतीय छात्रों को चीनी भाषा? किताबों के अलावा हम लोग उनको सुझाव देते हैं कि वो जितनी ज़्यादा हो सके हिंदी फिल्में देखें। क्योंकि हिंदी फिल्में जो हैं, जो चीनी फिल्में हैं, उनसे काफ़ी अलग हैं। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भारत से मतलब परिचित होते हैं। तो हम लोग चाहते हैं उनको विभिन्न माध्यमों से, अलग अलग माध्यमों से उनको भारत के बारे में और ज़्यादा उनके अंदर जो है रुचि जगे। कोई ऐसी बात, ऐसा सवाल जो आपके किसी छात्र ने पूछा और आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, वाह कि यार ऐसा भी इतना गहराई से सोचा जा सकता है क्या? देखिए, जो चीन का जो समाज है, हाँ, वह भारतीय समाज से बिल्कुल ओके। अब हमारे ही विश्वविद्यालय में जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, तो जब वो लोग भारत में लड़कियों के प्रति या लड़कियों के बारे में कुछ जो है अलग तरह की जो है न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, तो फिर उन्हें काफ़ी आश्चर्य होता है। वो ये भी समझते हैं कि चीन का समाज अलग तरह से है और भारत का समाज अलग तरह से है, समझते हैं? बिल्कुल, पता है कि मतलब जो इंडियन सोसाइटी है, जो भारतीय समाज है, वह चीन के समाज से मतलब बिल्कुल अलग है। आपने इतने सालों में, 18-19 सालों में चीन को बदलता हुआ कितना देखा आपने? तो इस हिसाब से जो है अगर देखें आप, तो चीन पिछले 20 साल में मेरा अपना जो अनुभव है मतलब बिल्कुल ही बदल चुका है। नमस्कार, मैं हूँ अखिल पाराशर। दोस्तों, हर भाषा अपने भीतर एक संस्कृति, एक सोच, एक दृष्टिकोण समेटे होती है। जब दो भाषाएं हिंदी और चीनी आपस में मिलती है तो पैदा होती है संवाद की एक नई संस्कृति। आज जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक भाषा से है। वो इंडिया और चाइना के बीच रिश्तों को अपने शब्दों से और भाषा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले चीनी भाषा सीखी और आज वो बीजिंग के एक यूनिवर्सिटी में चीनी छात्रों को हिंदी भाषा सिखा रहे हैं। चलिए बात करते हैं और उन्हीं से ही सुनते हैं वो बातें जो किताबों में पढ़ने या देखने को नहीं मिलती। नमस्कार प्रोफेसर विकास कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विकास भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपको चीन में कितना टाइम हो गया रहते हुए, और जो हिंदी सिखा रहे हैं आप चीनी छात्रों को, वो कब से सिखा रहे हैं? कब आपने सोचा कि आपको हिंदी सिखानी चाहिए था? देखिए, सबसे पहले मैं चीन 2007 में आया था। उससे पहले मैं JNU में चीनी भाषा का विद्यार्थी था। तो जब मैंने ग्रेजुएशन पूरी की 2007 में, तो उसी साल मुझे स्कॉलरशिप मिल गया यहाँ आने के लिए। तो मैं 1 साल के लिए यहाँ चीन आया था और 1 साल मैंने पढ़ा यहाँ पे। और 2007 में 2008 में जब मैं वापस जाने की तैयारी में था, तो यहाँ पे एक प्रोफेसर ने मुझे सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू कंटिन्यू हियर, तो यहीं पे पढ़ो, MA यहीं से करो। तो मैंने सोचा कि भारत में वापस जाने के बाद JNU में मुझे भाषा में ही MA करनी है, तो उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे किसी दूसरे मेजर में MA कर लूँ और भाषा तो अपने आप सीख ही लूँगा यहाँ। तो फिर मैंने MA यहीं किया और 2007 में आने के बाद तब से मैं यहीं चीन में ही हूँ। इस दौरान मैंने रेनमिन यूनिवर्सिटी से MA की, पेकिंग यूनिवर्सिटी से मैंने PhD किया। कुछ साल जो है जैसे CRI चाइना रेडियो इंटरनेशनल में 2 साल काम किया। फिर चीन की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी, उसमें भी मैंने 2 साल काम किया। और अंत में अभी जो है मैं फ़िलहाल BFSU में, बीजिंग फॉरेन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी, उसमें मैं हिंदी सिखा रहा हूँ बच्चों को। तो हिंदी जो है हमारा
वो जो है ग्रेजुएशन का जो बीए का जो है मेजर है, लेकिन हिंदी के अलावा जो है जैसे इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, इस सब तरह की भी जो है कक्षाएं होती हैं। तो विद्यार्थी न सिर्फ हिंदी सीखते हैं बल्कि हिंदी के माध्यम से वो भारत के बारे में जो है उसके साहित्य के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके समाज के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, जो विभिन्न पक्षों को जानने की जो है कोशिश करते हैं। जी। और ये आपने हिंदी पढ़ाना, जो आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिया BFSU, बीजिंग फॉरेन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी, उसमें हिंदी पढ़ाना आपने कब से शुरू किया? मैंने 2018 से वहाँ पे हिंदी पढ़ाना शुरू किया। यह भी एक मतलब बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि मैं चीनी भाषा का विद्यार्थी रहा हूँ और हिंदी तो मेरी मातृभाषा है और ऐसे हिंदी पढ़ा भी हूँ मैं। बीए में मेरा ऑप्शनल कोर्स भी हिंदी में हुआ करता था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे चीनी बच्चों को मतलब शुरुआत से बिल्कुल जो हम कहते हैं वर्णमाला, वहाँ से जो है वर्ण से, अक्षर से जो है हिंदी पढ़ाना जो है काफ़ी चैलेंजिंग, मतलब चुनौतीपूर्ण था। लेकिन चूँकि मैं खुद ही भाषा का विद्यार्थी रह चुका था तो मुझे कहीं ना कहीं उससे मदद मिली कि एक अनजान, जो बिल्कुल ही किसी दूसरी भाषा से बिल्कुल ही अनजान है, उनको जो है भाषा कैसे सिखाई जाती है। तो यहाँ पे मेरा अपना जो है JNU में चीनी भाषा सीखने का जो अनुभव था वह बहुत ही काम आया। तो ये बताइए कि क्या चीनी छात्रों को हिंदी भाषा सीखना ज़्यादा मुश्किल रहता है या भारतीय छात्रों को चीनी भाषा? देखिए, चीनी भाषा जो है विश्व में उसे सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। उसके मानने का कारण यह है कि जो चीनी भाषा की जो लिपि होती है वह चित्रात्मक लिपि है और उसको लिखने में बड़ी कठिनाई होती है। हर एक लिपि को जो है, उसके हर एक लेटर को, हर एक शब्द को जो है आपको याद करना पड़ता है और बार बार लिखकर याद करना पड़ता है। हिंदी जो है वह जो है वर्णों पे आधारित जो है भाषा है, जो हम लोग बोलते हैं वही लिखते भी हैं। चीनी भाषा में ऐसा नहीं है। तो अगर उस मुकाबले देखें, अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो हिंदी जो है चीनी भाषा की अपेक्षा जो है काफ़ी सरल है। अच्छा, हिंदी भाषा सरल? हिंदी भाषा जो है मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, वो काफ़ी सरल है। लेकिन यहाँ पर जो है हिंदी में जो कुछ ऐसे उच्चारण हैं वो जो है चीनी बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं। और चीनी भाषा में भी बहुत सारे उच्चारण हैं जो हिंदी छात्र को या हिंदी भाषी जो हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे देश के जो लोग हैं, उनको भी कठिन लगता है। जैसे चीनी भाषा में है जो ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्रैक्टिस करने पे, अभ्यास करने पर जो है मतलब हम लोग सीख चुके हैं, तो हम लोग सीख जाते हैं। हिंदी में क्या है कि जैसे क, ग, इसमें वो फ़र्क नहीं कर पाते हैं। ट, त, इसमें ड, द, ये जो है उनके लिए थोड़ा सा मतलब बहुत कठिन होता है इसमें अंतर करना। और मैंने देखा है कि मेरे ही यूनिवर्सिटी में नहीं, बहुत सारे जो चीन में विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी की पढ़ाई हो रही है, उन सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में मैंने यह चीज़ पाया है कि उन्हें जो है क, ग, ट, ड, इस सब के उच्चारण में जो है मतलब बोलने में भी जो कठिनाई होती है उनको। तो हालांकि ये भारत में भी है, भारत में भी आप देखेंगे कि श, स, ये इसमें जो है अंतर होता है, र इसमें अंतर होता है। जैसे हम लोग कहते हैं, अगर आप दिल्ली में मतलब नॉर्थ में अगर रहेंगे तो थोड़ा ठीक है, जैसे बड़ा, लेकिन अगर आप जैसे बिहार, यूपी इस तरफ जाएंगे तो वो बड़ा कहते हैं, मतलब र और र में सड़क को सड़क बोलते हैं। हाँ, तो वहाँ भी ये चीज़ें हैं। ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर जो है मतलब उनके लिए, जो चीनी छात्र हैं, उनके लिए बिल्कुल ही नई भाषा है, तो उनको ज़्यादा कठिनाई होती है। तो आप अपने छात्रों को क्या सजेस्ट करते हैं, क्या सुझाव देते हैं कि वो अपनी भाषा को, देखिए एक टीचर एक लेवल तक वो पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन बाकी पढ़ाई तो छात्रों को खुद ही करनी पड़ती है। तो वो किताबों के अलावा और किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है या हिंदी सीखते हैं? किताबों के अलावा हम लोग उनको सुझाव देते हैं कि वो जितनी ज़्यादा हो सके हिंदी फिल्में देखें। क्योंकि हिंदी फिल्में जो हैं, जो चीनी फिल्में हैं, उनसे काफ़ी अलग है। मतलब उनका जो स्टोरी होता है, जो बैकग्राउंड होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। और चीन में हालांकि मतलब बहुत सारी जो है भारतीय फिल्में जो हैं मतलब लोगों की काफ़ी पसंदीदा रही हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि आप जो है फ़िल्म देखो, जितनी ज़्यादा हो सके आप भारतीय फिल्मों को देखिए और फिल्म के माध्यम से जो है आप भाषा को पकड़ सकते हैं। मैंने देखा है चीन में बहुत सारे ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है कि जिनको भाषा की समझ बिल्कुल नहीं, लेकिन
वो जो है फ़िल्म देखकर जो है बहुत सारी चीज़ों को समझ लेते हैं और बहुत सारा उच्चारण भी जो है, बहुत सारे वाक्य भी जो है, जो सीधे सादे वाक्य हैं उनको बोल भी लेते हैं। तो फ़िल्म देखने के लिए मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। अब आजकल तो यूट्यूब वगैरह बहुत सारे ऐसी वेबसाइट हो गई हैं, बहुत सारे मटेरियल मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो वो सब किताबों के अलावा उन सबको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए सजेस्ट करता हूँ। आपने बताया कि आप सिर्फ हिंदी ही नहीं पढ़ाते, आप भारत का कल्चर भी पढ़ाते हैं, भारत का इतिहास भी पढ़ाते हैं, मतलब आप पूरा भारत आप से समझाते हैं। तो उनको कितनी दिलचस्पी है चीनी छात्रों को भारत को जानने के लिए? और मैं इसमें एक और सवाल ऐड करना चाहूँगा कि क्या कारण है कि वो हिंदी सीखना करते हैं, मतलब हिंदी क्यों सीखते हैं वो? देखिए, चीन में सिर्फ हिंदी ही नहीं, जैसा मेरा विश्वविद्यालय है, हमारे विश्वविद्यालय में 101 विदेशी भाषाओं की पढ़ाई होती है। 101? 101 तो उसमें से हिंदी एक है। तो हिंदी के अलावा जो भारतीय भाषाएं अगर बोले तो तमिल है, संस्कृत है, पाली है, बंगाली भी बोल सकते हैं आप, उर्दू भी बोल सकते हैं। तो ये सारी भाषाओं की पढ़ाई होती है। तो इन 101 भाषाओं में जो चीन में जो है वो अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं को जो है मतलब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में जानने के लिए, उस देश के साथ जो है उनका संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है उसको और प्रगाढ़ करने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अंग्रेजी में बात करते हैं या किसी तीसरी भाषा में आप बात करते हैं तो आप सिर्फ उसके दिमाग के साथ बात कर रहे होते हैं, लेकिन यदि आप उसकी अपनी मातृभाषा में बात करते हैं उस व्यक्ति के साथ तो आप उसके दिल के साथ बात करते हैं। तो इसलिए जो है चीन इस बात पर जो है जोर देता है और चीन सरकार की यह नीति रही है कि वो अपने बहुत सारे विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं की पढ़ाई करवाता है, जिसमें से हिंदी भी एक है। और चीन में अभी मुझे लगता है कि लगभग 15-16 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर जो है हिंदी भाषा की पढ़ाई जो है होती है। वो एक तो फिल्मों के माध्यम से हिंदी सीखते हैं, उसके अलावा भी और कोई मटेरियल है जिससे हिंदी वो और सीखते हैं? जैसे ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल होते हैं तो हम लोग उनको वो भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो है भारतीय जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, हम लोग वो भी सजेस्ट करते हैं। और भारत के बारे में जो है मतलब उनकी रुचि जगाने के लिए हम लोग कभी कभी जो है दूतावास में अगर कोई कल्चरल एक्टिविटी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें भी उनको ले जाते हैं। ऐसे अगर आप देखें तो चीन और भारत का जो संबंध है काफ़ी पुराना है और कम से कम भारत की 2-3 चीज़ों जो हैं वो चीन में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे योगा हो गया, ये तो काफ़ी पॉपुलर है, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध है। भारतीय फिल्में जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चीनी लोग जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वह भारत से ही चीन में आया। तो प्राचीन काल से जैसे हुएनसांग हो गया, फाहियान हो गया, यीत्सिंग हो गया, तो ये लोग जो है प्राचीन काल में भारत गए थे, तो इन सब चीज़ों को वो थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे हमारे भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, तो टैगोर की तो बहुत सारी कविताएं यहाँ पे स्कूल के पाठ्यक्रमों में भी होती है, कहानियाँ जो हैं उनके। मैंने देखा है कि तीसरी कक्षा, यहाँ पर जो तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा की पुस्तक में जो है मैंने देखा है कि टैगोर की कहानी पढ़ाई जाती है। तो मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भारत से मतलब परिचित होते हैं। तो हम लोग चाहते हैं उनको विभिन्न माध्यमों से, अलग अलग माध्यमों से उनको भारत के बारे में और ज़्यादा उनके अंदर जो है रुचि जगाएं। भारतीय व्यंजन हो गया तो कभी कभी हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट भी जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, फिर उनको बताते हैं खाना के बारे में। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है उनमें एक भारत के प्रति जो है एक जागरूकता बनती है या रुचि जगती है, तो और ज़्यादा अधिक जानना चाहते हैं। और जानने का माध्यम बहुत सारा है, तो कक्षा में जितना हो पाता है हम लोग बताते हैं, उससे बाहर उनकी अपनी रुचि पर या उनके अपने समय पर निर्भर करता है। ठीक बात है। आपकी जो कक्षा है, आपकी जो क्लास है, उसका माहौल कैसा रहता है? काफ़ी डिसिप्लिन, अनुशासन रहता है या बहुत हंसी मजाकिया रहता है? मतलब इन शॉर्ट आप कैसे वाले टीचर हैं? नहीं, देखिए कक्षा में तो हम लोग इतना भी नहीं है कि काफ़ी मतलब इंटेंस माहौल रहता है, काफ़ी गर्म माहौल, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि भाषा पढ़ना है तो भाषा जो है हंसी मजाक के माध्यम से जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अच्छे से सीखा जा सकता है। तो क्लास में एक हंसी मजाक का माहौल रहता है और बच्चों को मैंने आज़ादी दे रखी है कि भाई आपको जो भी प्रश्न समझ में आता है या जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो भारत के जाति व्यवस्था के बारे में, हाँ, या भारतीय राजनीति के बारे में हो, किसी भी टॉपिक पे,
मतलब कोई ऐसी बात, ऐसा सवाल जो आपके किसी छात्र ने पूछा और आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, वाह कि यार ऐसा भी इतना गहराई से सोचा जा सकता है क्या? देखिए, जो चीन का जो समाज है हाँ। वह भारतीय समाज से बिल्कुल अलग है। ओके। हाँ, अब हमारे ही विश्वविद्यालय में जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, तो जब वो लोग भारत में लड़कियों के प्रति या लड़कियों के बारे में कुछ जो है अलग तरह की जो है न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, तो फिर उन्हें काफ़ी आश्चर्य होता है। और मेरी कक्षा में जो है मतलब लगभग हर एक छात्र का मानना है कि भारत में जो लड़कियों की स्थिति है वह और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ओके। चाहे वह पढ़ाई हो, शिक्षा हो या अन्य स्तर, चाहे वो काम हो, इन सभी स्तरों में या इन सभी क्षेत्रों में जो है जो लड़कियों को आगे बढ़ना है, चाहे खेल है, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि चीन में हमने देखा है और मैंने स्वयं महसूस किया है कि लड़कियां यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में जो है लड़कों से पीछे नहीं है। मतलब यहाँ आप उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि फलाना ये वो, हमारे यहाँ तो अगर एक लड़की कुछ कर गई तो वो एग्जाम्पल बन जाती है, उदाहरण बन जाती है। हम लोग फिर उसी का उदाहरण देते हैं, शायद लगता है ऐसे जैसे कि दूसरी कोई है ही नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ उस तरह का माहौल ही है। मतलब विश्वविद्यालय में, हर एक विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि जो लड़कियों की रेशियो है वो लड़कों से जो है ज़्यादा होती है। अगर आप सिर्फ टेक्निकल फील्ड्स अगर छोड़ दें तो उसमें लड़कियों की रेशियो थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप दूसरे किसी भी क्षेत्र की बात करें तो सब में जो है जो लड़कियों का जो अनुपात है वो लड़कों से अच्छी है या लड़कों से ज़्यादा है। तो इस तरह के प्रश्न जब वो पूछते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब अब ये सही दिशा में जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और आप किस तरीके से उनको भारत के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं? एक तो न्यूज़ एक माध्यम हो जाता है, एक फिल्म एक माध्यम हो जाते हैं, बाकी क्योंकि जैसा भी आपने बताया कि कुछ छात्र जो है वो बाकी बहुत टॉपिक पर जो सामाजिक जो मुद्दे हैं उस पर भी बात करते हैं, तो आप कैसे उनको समझाते हैं, किस तरीके से? देखिए, कैसे समझाते हैं ये तो प्रश्न पे मतलब निर्भर करता है कि वो किस तरह का प्रश्न पूछते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से, अच्छा, मेरी जितनी जानकारी है बिना किसी मतलब पर्टिकुलर पक्ष के मतलब बिना किसी पक्षपात के मतलब मैं उनको सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। और मैं उनको कहता भी हूँ कि निर्णय करना आपका काम है, मेरा काम है आपको जानकारी देना और आपका काम है निर्णय लेना। तो आप किस तरह का निर्णय लेते हैं? जैसे हम लोग अक्सर जो है समाचार पत्र, एक हम लोगों का जो है क्लास है, तो हम उसमें भारतीय समाचार के बारे में अलग अलग टॉपिक्स पे जो है उनको पढ़ाते हैं। तो मैं उनको जो है मतलब आपको बताइए भारत में एक ही समाचार को जो है मतलब अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग तरह से जो है मतलब बताते हैं। ठीक। तो मैं भी उनको जो है बताता हूँ, मैं तो ये समाचार है, इसके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। अब इसमें सही दृष्टिकोण क्या है या उचित दृष्टिकोण क्या होना चाहिए ये आप लोगों पर निर्भर करता है। वो ये भी समझते हैं कि चीन का समाज अलग तरह से है और भारत का समाज अलग तरह से है, वो चीज़ वो समझते हैं? बिल्कुल, उनको पता है कि मतलब जो इंडियन सोसाइटी है, जो भारतीय समाज है, वह चीन के समाज से मतलब बिल्कुल अलग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में समानता भी है। ओके। जैसे परिवार, तो जितना परिवार को यहाँ पर ये लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, उतना ही हमारे यहाँ भी भारत में भी परिवार को लोग काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो कुछ चीज़ों में समानता भी है और मतलब बहुत सारी चीज़ों में जो है असमानता है, विभिन्नता है। तो इस दृष्टिकोण से जो है मतलब वो देखते हैं अलग अलग चीज़ों को। और जो भाषा है वो बिल्कुल एक जोड़ने का काम करता है। अगर जैसे वही है कि चीनी छात्र हिंदी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा करीब आते हैं उस भारत के करीब, भारत की सोसाइटी के करीब। देखिए, मैं उनको कहता हूँ कि भाषा जो है, कोई भी भाषा, वह किसी भी संस्कृति को, किसी भी देश को जानने का जो है सबसे सटीक माध्यम है। तो पहले आप लोग भारत के बारे में जो भी जानते थे वह चीनी भाषा के माध्यम से जानते थे। अब जो है आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी भाषा के माध्यम से जो इसको जानने की कोशिश कीजिए, तो आपको मतलब एक सही तस्वीर जो है मतलब पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा है। तो वो करते हैं ऐसा, मतलब अब उनको मतलब काफ़ी अच्छी हिंदी आ गई है तो वो लोग हिंदी समाचार पढ़ के, हिंदी फिल्में देखकर मतलब जानने की कोशिश करते हैं। तो एक मतलब जो आप कह सकते हैं कि पक्षपात, क्योंकि आप अगर आप चीनी मीडिया देखेंगे तो चीनी मीडिया में भारत के प्रति जो है मतलब आप सब कुछ अच्छा है ऐसा भी नहीं दिखाया जाता है।
क्योंकि उनका अपना जो है दिखाने का तरीका है, नजरिया तो हाँ नज़रिया है। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप ये सब मत देखो, अगर आपको जानना ही है तो आप भारतीय मीडिया के देखिए, मतलब उनका समाचार देखिए, उनके वीडियोज़ देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। सही बात है। और भाषा जो है वो कहीं ना कहीं जो पूर्वाग्रह स्टीरियोटाइप हम बना लेते हैं किसी समाज के लिए या किसी देश के लोगों के लिए, वो तोड़ने का भी काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जब हमारे बच्चे जो हैं विश्वविद्यालय में आते हैं तो उनका जो है भारत के बारे में एक अलग ही नज़रिया होता है, और वो नज़रिया जो है यहाँ पर जिस तरह से बताया जाता है उसके द्वारा जो है मतलब प्रभावित रहता है। हाँ तो जब हम लोग जब उनको हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी में हम लोग सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते उनको, हमारे यहाँ जो है मूवी क्लासेस वगैरह भी होती हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ाते हैं, जो इंडियन कल्चर है, सोसाइटी है, जो रीति रिवाज है, इन सब के बारे में भी उनको बताते हैं। तो इस सब के बारे में भी पढ़ाते हैं। तो मतलब उनको कहते हैं कि भाई आप इसके पीछे जो लॉजिक है, जो तर्क है, उसको जानने की कोशिश करिए, तब आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है। अब जैसे मेरे कुछ छात्र थे वो भारत गए हुए थे, तो बहुत सारे छात्र जो है उस समय कुंभ का मतलब वो समय था, तो आपको पता ही है भारत में कुंभ स्नान जो है मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र जो है मतलब रस्म माना जाता है, संस्कार माना जाता है। तो मेरे कुछ बच्चे भी गए थे वहाँ पर कुंभ स्नान करने, स्नान करने, तो वहाँ देखने गए थे कि आखिर ऐसा क्यों है कि भारत के अलग अलग जगहों से, कुछ लोग तो विदेश से भी बिल्कुल वो आते हैं कुंभ नहाने, तो उसके बारे में जानने की, तो जब वो उसके बारे में जानते हैं, जो असली चीज़ जो है उसको जानते हैं, तो उनका जो है मतलब एक अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है, और वो बिल्कुल सही और सटीक दृष्टिकोण होता है। तो आपका कहने का मतलब है कि जब वो पहली मतलब जो फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, सॉरी वो फर्स्ट ईयर में आते हैं, तब उनका जो एक माइंडसेट होता है भारत के प्रति, और फिर जब वो फोर्थ ईयर में आ जाते हैं, बड़ा चेंज आपने देखा है उनके? देखिए हम लोग चेंज करने की कोशिश नहीं करते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग चेंज करते हैं, बट आपने उनकी बातों में बड़ा देखा होगा कि उनको काफ़ी गहरी समझ हो गई है। अब चीज़ों को वो उस नज़रिए से नहीं देखते जो पहले स्टार्टिंग में देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब जो 4 साल हम लोगों के साथ वो बिताते हैं या पढ़ते हैं हमारे साथ, उसके बाद जो है उनका भारत को देखने का नज़रिया जो है उसमें काफ़ी परिवर्तन आता है, क्योंकि वो जो है सिर्फ चीनी सामग्री के माध्यम से भारत को नहीं देखते हैं, वो भारतीय सामग्री के माध्यम से जो है भारत को देखते हैं, फिर तुलना करते हैं और तब अपना एक निर्णय लेते हैं। तो इस माध्यम से जो है मतलब तरीका जो है हम लोग चेंज नहीं करते हैं, मतलब कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, वो उनका दृष्टिकोण जो है खुद ही मतलब बदल जाता है। तो जैसे आप कहेंगे कि जब मैं भारत में था तो चीन के प्रति हमारा एक अलग ही दृष्टिकोण था जी, लेकिन जब हम लोग चीन में आए, जब मैं चीन में आया 2007 में, तो यहाँ आने के बाद जो है बिल्कुल ही मेरा मतलब चीन के प्रति जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल ही बदल गया। तो मतलब यह जो क्यों, अब बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे भी हैं जिनको चीनी भाषा नहीं आती है, वो यहाँ रह रहे हैं, तो भाषा नहीं आने के बाद भी उनका जो दृष्टिकोण है चीन के बारे में काफ़ी बदल चुका है। लेकिन अगर आपको भाषा आती है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो पूर्वाग्रह जो है या विरोधाभास जो होता है मन में, वो भी थोड़ा मतलब बदल जाता है जी। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बहुत दिन से चीन में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अगर चीनी भाषा नहीं आती है तो बहुत सारे जगह पे वो बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक बात। तो वो भाषा जो है मदद तो करती है, बिल्कुल मदद करती है उस समाज को समझने में, लोगों को समझने में और इंट्रैक्शन करने में और आसानी हो जाती है। आप 2007 में आए, ठीक है, आपको लगभग 18-19 साल आपको होने लगे हैं आ रहे। आपने इतने सालों में 18-19 सालों में चीन को बदलता हुआ कितना देखा आपने? देखिए अगर कहा जाए तो चीन जो है प्रतिदिन बदल रहा है, प्रतिदिन बहुत। अच्छा। हाँ, मतलब 2007 की बात अगर आप करें तो जिस समय 2007 में मैं आया था बीजिंग में, ओलंपिक से पहले बीजिंग में जब मैं आया था, यहाँ पर जो है 3 मेट्रो लाइन हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, और अभी जो है मतलब मेरे ख्याल से 18-19 मतलब 20 के आसपास ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही होगा। हाँ, तो हो गया है। तो आप देखिए मतलब ये 20 साल में अगर मैं कहूँ, मुझे यहाँ रहते हुए 18 साल हो गया, तो हर एक साल एक नया मेट्रो लाइन ठीक बात है शुरू हो गया। ठीक, तो मतलब बहुत तेज़ी से बदला है चीन। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ एक जादू का कोई जो है मतलब ऐसा जादू की छड़ी चला दी, कोई खोज लिया हो जिसके कारण वो बदल गए। मेरा अपना जो मानना है कि जितनी क्षमता जो है चीन के लोगों में है,
और जिस क्षमता के बल पर वो बदल गए हैं, मेरा मानना है कि भारत में भी वह क्षमता है, भारतीय लोगों में भी वो क्षमता है, और अगर वो चाहें तो वो भी बदल सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो है आपको एक नीति निर्धारण जो है मतलब होना चाहिए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। और मैंने देखा है कि चीन सरकार या चीनी लोग वो मतलब प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को करने की। मतलब अगर उनको प्लानिंग करना है तो 10 साल आगे का प्लानिंग करेंगे, 20 साल आगे का प्लानिंग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि 20 साल आगे का मतलब योजना बना लिया और उस पर काम नहीं चल रहा है, मतलब उस पर काम भी चल रहा है, उस पर काम भी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है अगर देखें आप तो चीन पिछले 20 साल में, मेरा अपना जो अनुभव है मतलब बिल्कुल ही बदल चुका है। मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ उदाहरण दीजिए ना हमारे दर्शकों को कि क्या क्या, जैसे आपने मेट्रो लाइन का आपने एक उदाहरण दिया कि पहले 3 थी, अब 19-20 के आसपास आ गई है। उसके अलावा चाहे वो सड़कें हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन पूरे विश्व में जो है मुझे लगता है कि सबसे अच्छा और सबसे बेहतर एक आधारभूत संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश है। क्योंकि मैं दूसरे देशों में भी जा चुका हूँ, मैं रूस भी जा चुका हूँ, अमेरिका भी जा चुका हूँ, इधर जो इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह है, सिंगापुर, इन सब जगहों पे जा चुका हूँ। तो मैंने देखा है कि चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिर्फ बीजिंग में ही नहीं, मतलब आप इसके 2 टियर सिटी में चले जाइए, 3 टियर सिटी में चले जाइए, तो बिल्कुल इनके गांव में चले जाइए। सही बात। हाँ, इनके गांव में चले जाइए, वहाँ भी आपको मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब काफ़ी अच्छी मिलती है। मैंने देखा है कि चीन के गाँव में आप विश्वास नहीं करेंगे, या हो सकता है कि लोग समझ रहे हों कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा हूँ। चीन के गाँव में मैंने देखा है जो कचरा वाला ट्रक है, वो कचरा आता है, कचरे के डब्बे से कचरा कलेक्ट करता है डेली और वो ले जाता है। ये कौन से गांव की बता रहे हैं, कौन से? मैं साउथ चाइना की बात कर रहा हूँ, दक्षिण चीन के। दक्षिण चीन के फुजियन प्रोविंस में मैंने देखा है गांव में। और वहाँ भी मतलब हर एक घर के आगे तो नहीं, लेकिन हर एक चौराहे पे, गांव की जो सड़क थी उसके हर एक चौराहे पे जो है 2-3 कचरे के डब्बे जो है रखे रहते हैं। और लोग अपना कचरा वहाँ ले जाकर डालते हैं, एक गाड़ी आती है कचरा उठा कर ले जाती है। तो 20 साल पहले, 15 साल पहले जो है ये चीज़ें जो है नहीं थी, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन आप देखिए गांव के स्तर पे मतलब 15-20 साल में जो है इस तरह का बड़ा परिवर्तन आया है। तो शहर में तो फिर मतलब आप कह नहीं सकते। उसके बाद बुलेट ट्रेन आप कह सकते हैं, बुलेट ट्रेन। हाँ, बुलेट ट्रेन जो है पूरे चीन को जो है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि चीन बीजिंग से शंघाई की जो दूरी है वो सिर्फ 4 घंटे में जो है बुलेट ट्रेन की। ठीक बात है, ठीक बात है। आप जाइए, अगर कुछ काम हो आपको शंघाई में, आप काम निपटा के एक दिन में आना जाना कर सकते हैं। एक दिन में आना जाना कर सकते हैं। सही बात है। तो ये जो है मतलब भारत में तो आप सोच नहीं सकते हैं। भारत में अभी भी जो है दिल्ली से मैं पटना बिहार से आता हूँ, पटना जाने में अभी भी जो है 13-14 घंटा जो ट्रेन है उससे लगती है। अगर आप मुंबई की बात करें तो फिर तो छोड़ ही दें। ठीक बात है। हाँ, तो ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन वही दिल्ली से मुंबई की दूरी जो है चीन में जो है लोग 4 घंटे में तय कर लेते हैं। तो ये जो मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आया है उसके पीछे जो है मतलब लोगों की सोच है, सरकार की सोच है, और उस दिशा में जो है काम करने की जो क्षमता है लोगों की, बिल्कुल मतलब वो भी है। और चाइना तो आज डिजिटल क्रांति भी डिजिटल क्रांति की तो यहाँ बहुत पहले जो है मतलब हाँ, बहुत पहले, जैसे और पिछले 5 साल से एआई में इतना काफी कुछ काम कर रहा है वो। आप देखेंगे पिछले 5-6 साल से मैं जो है सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन जेब में लेकर ट्रैवल करता हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल फ़ोन। आप कहीं भी जाइए, आपको पेमेंट करना है, अगर आपका मोबाइल आपके साथ है तो आपको रुपये पैसे की कोई भी चिंता जो है मतलब नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर कुछ विदेशी लोग जो है मतलब वो जो ट्रैवल करने आते थे उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई हम तो पैसा लेकर आते हैं तो हमें मतलब कहीं वहीं जाते हैं तो मतलब हमारा पैसा जो है मतलब कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो सरकार ने ये रूल बना दिया कि नहीं, आपको कुछ पैसा जो है दुकान में रखना पड़ेगा कि इन केस अगर कोई आदमी जो है पैसा लेकर आता है तो आप उसको खुले पैसे दे सकते हैं। हाँ, तो ये नियम बना दिया, नहीं तो आप पूरे चीन में कहीं भी चले जाइए। पूरे चीन की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं भी इसको तो मैं एक मोबाइल लेकर आप घूमते रहिए, कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं है। सब कुछ आपके मोबाइल में, टिकट बुक करना, क्या करना, होटल बुक करना, सब कुछ। तो ये तो उसके बाद एआई की अगर हम बात करें तो एआई भी जो है मतलब आप, जैसे मैं अपना एक यहाँ पे म्यूज़ियम का अनुभव बताता हूँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक म्यूज़ियम में घूमने गया और ये फ़ोन नहीं,
एआई जो है हम लोगों को पूरे म्यूजियम को घुमा रहा था। मतलब कैसे? मतलब मशीन जो रोबोट होता है, ओके। हाँ, वो रोबोट जो है हमें पूरे अरे वो आपके आगे आगे चल रहा है? आगे चल रहा था और पहुंच के बता रहा था कि ये है उसका हिस्ट्री, कल्चर, सारा बैकग्राउंड जो वो रोबोट बता रहा था। मैंने कहा गजब है भाई। आप होटल, इंसान की जरूरत नहीं है। आप होटल में चले जाइए, हाँ, होटल में लॉबी में अगर आपका खाना आया, आपने कुछ ऑर्डर किया है, तो लॉबी में रोबोट है, वो आपके रूम तक पहुंचा देगा। तो ये सब क्रांति जो है मतलब चीन में तो बहुत पहले आ चुकी है। सही बात है। 7-8 साल पहले आ चुकी है। लोग उसी को थोड़ा और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो एआई में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं लोग। वाकई। और ये भी है कि साल 2020 में चाइना ने जो अपना एक टारगेट सेट किया था कि वो जो गरीबी है उसे पार पाना है, उससे उभर, और जो कि चाइना ने वो अचीव कर भी लिया। तो आपने, क्योंकि आप बता रहे कि आप यहाँ के गांवों में घूमे हैं, आपने दौरा किया, तो आपने देखा है कि जो पहले आज से 15 साल पहले जो लोगों का जो आर्थिक स्तर था वो पहले कैसा था और अब उसमें चेंजेस आपने देखा? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब मैं 2007 में आया था यहाँ पे बीजिंग में, तो मेरा एक दोस्त था, वो साउथ चाइना का था, क्वेचो प्रोविंस का है। क्वेचो प्रोविंस जो है यहाँ पे चीन में जो है मतलब थोड़ा सा गरीब माना जाता है चीन में। ठीक। हाँ, तो 2007 में 8 में मैं उसके घर गया था। तो उस समय बुलेट ट्रेन नहीं थी, तो मैं बीजिंग से 28 घंटे ट्रेन में बैठ के, अच्छा, हाँ, उसका जो नियरेस्ट सिटी था वहाँ पहुँचा। फिर वहाँ से बस में 4 घंटे बैठकर जो उसका काउंटी था वहाँ पहुँचा, और वहाँ से जो है उसके बड़े भाई जो है मोटरसाइकिल लेकर आए थे, मोटरसाइकिल पे बिठा के मुझे 1 घंटे में अपने घर ले। अभी मैं पिछले साल जो है अपने बेटे के साथ फिर दोबारा उसी के यहाँ गया, बुलेट ट्रेन से 10 घंटे में वो पहुँच गया। ठीक है। 10 घंटे में पहुँचा वहाँ, वो आया अपनी गाड़ी से जो है मुझे, मेरा मित्र, हाँ, वो अपनी गाड़ी से अब मैं गाड़ी का नाम नहीं लूँगा, नहीं, ठीक नहीं तो लोग कहेंगे कि बहुत 4 पहिए वाली 4 पहिए वाली बेंच, ठीक है, बेंच लेकर आया और उससे घर ले गया। मैं तो खुद ही रह गया कि भाई क्या करते हो। तो फिर मैंने बातचीत हुई उससे, तो बताया कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ यहाँ पे भी और काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो अपने घर ले गया गाड़ी से 2 घंटे में। उसका गांव भी बिल्कुल बदल चुका था जो मैं, अच्छा, हाँ, जो बिल्कुल मैं 15 साल 16 साल पहले जो मैंने देखा था, बिल्कुल ही चेंज हो गया था गाँव, पूरा ट्रांसफर, हाँ, बिल्कुल ही। मतलब अब मैं पहचान ही नहीं पा रहा था कि मतलब यही गाँव है जिसमें मैं 15 साल पहले आया था। तो इस तरह का जो है परिवर्तन यहाँ पर जो है, जो रिमोट एरिया है, काफ़ी रिमोट एरिया है, वहाँ पर भी देखने को आया। और सरकार ने जो है मतलब इस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है ध्यान दिया है, पैसा खर्च किया है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि मैं अभी एक बुक का अनुवाद कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, चाइनीज़ किताब है। उस किताब में भी यही जिक्र है जो सरकार ने जो है चीनी भाषा से हिंदी में कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। जो गरीबी हटाओ आंदोलन जो इनका चला, ठीक, उसका क्या परिणाम जो है मतलब, तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और उस गांव में रह रहा है। अच्छा। और ये मतलब सत्य बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहानी काल्पनिक है, मतलब वो मतलब सत्य घटना पर आधारित है, सत्य चीज़ों पर आधारित है। तो उस गांव में जो है रास्ता नहीं है शहर से कनेक्ट करने। वो तो मांझी की बता नहीं लग रही? नहीं, हाँ, बिल्कुल उसी टाइप की लग रही है। ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने दम पर जो है, हाँ, अपने दम पर सरकार की सहायता से 8 किलोमीटर लंबा सड़क जो है बनाया है, अब बस अपने आप को जो है शहर से जोड़ने के लिए। ओके। हाँ, और जैसे ही सड़क से जुड़ी, लोगों का जो है मतलब बिल्कुल ही पूरा जो है, अब आप उस गांव को पहचान ही नहीं पाएंगे कि जिस गांव में पहले जो है लोग चलकर जो है उस गांव में पहुंचते थे, अभी वहाँ गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, गाड़ियों से। तो ये सब जो है मतलब सरकार ने यहाँ पे काफ़ी गरीबी को हटाने के लिए। तो अब मानते हैं कि अगर विकास की सीढ़ी पे चढ़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो सड़क जुड़ी तो विकास होने लगा वहाँ पर। तो आप ये कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो आपकी बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत किया जाए तो विकास जो है वो और तेज़ी से होगा। तो कहा जाता है कि जैसे हमारे शरीर में क्या है कि धमनियाँ हैं जिनसे जो है रक्त का संचार जो है पूरे शरीर में होता रहता है, उसी तरह से जो सड़कें हैं वो पूरे राष्ट्र की धमनियाँ हैं जिनसे जो है विकास का जो मतलब परिणाम है वो पूरे राष्ट्र में जो है, पूरे देश में जो है अलग अलग जगहों पर पहुंचता है। तो जब तक आप सड़क नहीं बनाएंगे तब तक जो है मतलब विकास का वहाँ पहुँचना, मेरा वहाँ पहुँचना सही बात है, विकास, हाँ, तो काफ़ी मुश्किल है।
और भारत में भी सड़कें जो है बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, लेकिन जिस गति से चलनी चाहिए उस गति से जो है मतलब नहीं चल रही है। ओके, नहीं हो रही है। अब मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आपने इतना अरसा यहाँ समय गुजारा है आपने और 17-18 साल हो गए, भारत को चीन से क्या सीखना चाहिए, और ये भी बता दीजिएगा कि चाइना को भी भारत से क्या सीखना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से क्या सीखना चाहिए? देखिए, अभी का जो समय है उसमें यह बताना बहुत मुश्किल है कि चीन को भारत से क्या सीखना चाहिए। हाँ, लेकिन भारत को चीन से क्या सीखना चाहिए, मेरा अपना जो अनुभव है, क्योंकि देखिए कोई भी अच्छी बात हम किसी से भी सीख सकते हैं, बिल्कुल, चाहे वो आपका सगा हो या ना हो, दुश्मन भी हो चाहे, अगर उसमें कोई खासियत है तो सीखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो मानता हूँ कि भारत को चीन से क्या सीखना चाहिए मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में, हाँ, हर एक क्षेत्र में जो है भारत को चीन से जो है सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूँगा कि शिक्षा जो है मतलब इस क्षेत्र में अभी आप देखेंगे, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, बिल्कुल, तो शिक्षा के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। चीन की कम से कम 10 यूनिवर्सिटी हैं, 10 विश्वविद्यालय हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में आती है। 100 अंडर 100 में बता रहा हूँ, 10 यूनिवर्सिटी, 10 यूनिवर्सिटी। ठीक ठीक। लेकिन भारत में आप देख लीजिए, एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो उस रैंकिंग में जो है मतलब आता है। 100, 200, 300 तक भी आप देख सकते हैं, बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। तो और शिक्षा सिर्फ लड़कों का ही हक नहीं है, लड़कियों का भी उतना ही हक। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि जो चीन के जो सबसे पुराने नेता थे माओ त्से-तुंग, उन्होंने कहा कि लड़कियां जो है वो आसमान की आधी, मतलब हमारे संसार की आधी ताकत है। इस वजह से जो है यहाँ पे लड़कियों की स्थिति इतनी तेज़ी से बदली है कि अभी आप कहीं भी चले जाएं, चीन के विश्वविद्यालय में चले जाएं, चीन के किसी भी जगह पे आप चले जाएं, आपको लड़कियों का बोलबाला या लड़कियों का जो है प्रेजेंस आपको मतलब वहाँ दिख जाएगा। ओके। तो शिक्षा में जो है मुझे लगता है कि भारत सरकार को जो है, या भारत को जो है, या भारतीय लोगों को जो है, जो हमेशा लड़कों को जो है अव्वल मानते हैं या लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि उन्हें जो है लड़कियों पर जो है ज़्यादा ध्यान जो है मतलब देना चाहिए, जिससे कि मतलब लड़कियां जो है मतलब लड़का जो है सिर्फ एक परिवार संभालता है, ठीक बात, लेकिन लड़कियां जो है भविष्य का निर्माण करती हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है उसी से संबंधित है। ठीक बात है। तो अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका आपका भविष्य जो है कैसा होगा वो आप सोच सकते हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र जो है मुझे लगता है कि इस पर जो है, इसमें जो है चीन से सीखा जाना चाहिए। आपने क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का भी दौरा किया होगा, तो चीन की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएं, कैसी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हो, वहाँ की पढ़ाई लिखाई के से संबंधित हो, बताएं उसके बारे में। देखिए, अगर आप चीन की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, तो सारे विश्वविद्यालय मतलब एक जैसी हैं ऐसा नहीं है। ओके। लेकिन जो यहाँ पे जो चीन में अंडर 100 जो चीन का अपना रैंकिंग है, उसमें जो अंडर 100 जो है मतलब 100 में जो आता है, टॉप 100 में जो आती है, टॉप 100 में जो आती है, अगर आप उनकी बात करेंगे तो बीजिंग में, जैसे बीजिंग में पेकिंग विश्वविद्यालय है, छिंगवा विश्वविद्यालय है, रेनमिन विश्वविद्यालय है, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, BFSU है, इन सभी का जो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि एक विश्वविद्यालय में पूरा एक गांव समा सकता है, इतने स्टूडेंट होते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब पेकिंग यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें तो 40,000 स्टूडेंट। हाँ। छिंगवा की अगर बात करें तो 50,000। एरिया भी बहुत बड़ा हो गया, एरिया भी बड़ा। हाँ। तो जिस तरह से हमारे यहाँ जो एरिया बड़ा होता है यूनिवर्सिटी का, उतना ही बड़ा एरिया इनका भी होता है लगभग। लेकिन हमारे यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उतने नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जाएंगे हमारी यूनिवर्सिटी में जो है हॉस्टल्स बने हुए हैं लड़कों के, बच्चों के, किसी को भी बाहर रहने की ज़रूरत नहीं होती, सारे जो है हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में जो है कैंटीन है, एक एक विश्वविद्यालय में जो है 4-4, 5-5 कैंटीन है, जो बड़ी हैं उसमें 10-10, 12-12 कैंटीन है। तो बच्चे जो है खाना खाते हैं। तो खाने की, रहने की, और एक बहुत बड़ा जो है मैंने यहाँ पर देखा है कि हर एक विश्वविद्यालय में एक बहुत ही बड़ी और लग्जरियस आप कह सकते हैं लाइब्रेरी होती है। ओके। हाँ, जहाँ पे बच्चे जो है मतलब क्लास के बाद पढ़ सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं वहाँ से। और ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी, मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि जो लाइब्रेरियाँ वो जो बनाते हैं, लाइब्रेरी जो बनाते हैं, पुस्तकालय
जो बनाता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकालय। अच्छा। हाँ, इतनी बड़ी पुस्तकालय मैं जब जेएनयू से आया था तो मुझे लगा कि वो भी कई मंजिला होती है। हाँ, मुझे लगा कि जेएनयू का मतलब लाइब्रेरी जो है बहुत बड़ा है। लेकिन जब मैं यहाँ पेकिंग यूनिवर्सिटी में आया और देखा, रेनमिन यूनिवर्सिटी में देखा, अरे मुझे लगा कि कुछ नहीं उसके सामने, तो मतलब इतनी बड़ी लाइब्रेरी। तो यूनिवर्सिटी का लाइफ यहाँ पे अच्छा, बच्चे जो हैं पढ़ाई से बस अपना संबंध रखते हैं। ओके। हाँ, मतलब पढ़ना है उन्हें, यूनिवर्सिटी में आया पढ़ना है उन्हें, तो बस पढ़ेंगे, सोने के टाइम में सोना है, खेलना है। वो नहीं छात्र नेता टाइप यहाँ पे जो है, हाँ, यहाँ पे जो है पॉलिटिक्स वगैरह जो है मतलब नहीं होती है। मतलब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो है ये पॉलिटिक्स वगैरह, राजनीति वगैरह। आपको लगता है कि भारत की यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र हैं इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं? देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड है। जैसे मैं बताता हूँ, पीएचडी, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो यहाँ पे पीएचडी डिग्री लेने से पहले जो एक रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 पेपर, एटलीस्ट 2 पेपर आपको पब्लिश करना है। Okay. और वो भी चाइना का जो है वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल है, उसमें होना चाहिए। इंडिया में पता नहीं शायद ऐसा है या नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे ही पीएचडी कर लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है, ओके, हाँ, वो जो है मेंटेन नहीं कर पाता। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। एक पेपर लिखने के लिए आपको कम से कम 4-5 महीने उस पर काम करना पड़ेगा। तो भारत में अगर उनको काम करना पड़ेगा तो फिर तो मतलब राजनीति नहीं हो पाएगी। ठीक। हाँ, अब वो काम नहीं करेंगे तो राजनीति करें भाई। तो वहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स जो है, हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिक्स करना गलत बात है, लेकिन आप एक दायरे में रह कर कीजिए कि आपका पढ़ाई लिखाई जो उसे प्रभावित, वो सफ़र नहीं होना चाहिए। वो सफ़र नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ की मतलब कक्षा में अगर आप बंक करते हैं, ऐसे छोटी कक्षाएं होती हैं, अगर आप क्लास बंक करते हैं तो आपको लिख के देना पड़ता है कि भाई छुट्टी लेनी पड़ती है कि मैं किस कारण से नहीं आ पाऊँ। ओके, अच्छा। हमारे यहाँ तो जब मर्जी नहीं जाने का है, मत जाओ। ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब बिल्कुल ही अलग है। अब उसी को कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ कंट्रोल्ड है, लेकिन मेरा मानना है कि कंट्रोल नहीं, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन, ठीक। जो आपको रहना पड़ेगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी को पैसा दिया है अपने पढ़ने के लिए तो आप पढ़िए। अगर यूनिवर्सिटी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो आप कंप्लेन कीजिए, फिर आप जो है धरना दीजिए, कुछ भी कीजिए, वो सब जायज़ है। लेकिन आप देखिएगा हमारी यूनिवर्सिटी में जो है मतलब रेप्यूटेड जर्नल जो है आपको मिल जाएंगे। हाँ, भारत में बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं जो मतलब एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो आपका कहना मतलब कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ जो है, एक तो उसका जो एरिया काफ़ी बड़ा है, दूसरी चीज़ की जो संख्या है छात्रों की वो भी बहुत ज़्यादा है, और तीसरी चीज़ की जो स्तर है पढ़ने और पढ़ाने का, या जो टीचिंग जो लेवल है वो काफ़ी ऊंचा है। वो आपने जैसे बताया कि हर छात्र को अपना 2 पेपर देना पड़ता है। अगर आप नहीं प्रकाशित करवाना पड़ता है, नहीं प्रकाशित करवाएंगे, अगर आप पब्लिश, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ओके। और यहाँ तो अब ये भी रूल कर दिया है कि 6 साल के बाद, अभी तो 4 साल किया है, 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 साल के बाद आपको निकाल देंगे। ओके। तो 6 साल के बाद निकाल देंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट पे काफ़ी प्रेशर भी रहता है। फीस कैसी है चीनी छात्रों के लिए? फीस जो है अगर आप भारत से तुलना करें तो थोड़ी सी महंगी है। हाँ, लेकिन आपको वो चीनी छात्र अफोर्ड कर पाते हैं? देखिए, कुछ छात्र ऐसे हैं जो मतलब बहुत बाहर से आते हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, तो हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो परिवार की, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे तरह तरह के जो स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। स्कॉलरशिप होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप भी अवेल करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है, मतलब जो पारिवारिक स्थिति है वो अच्छी ही होती है, तो उनके लिए जो है ज़्यादा महंगा जो है नहीं होता है। अभी भी चीन में जो है शिक्षा जो है मतलब यूनिवर्सिटी में उतनी ज़्यादा जो है महंगाई नहीं है। तो आपके जो छात्र हैं जो हिंदी सीख रहे हैं, उनका जो कोर्स है वो 4 साल का होता है, ठीक है। सुनने में आया है कि उन्हें 1 साल भारत भी जाना होता है। भारत हाँ, मतलब हम लोगों ने कुछ तो भारतीय सरकार के साथ जो एक्सचेंज प्रोग्राम है, और कुछ तो जो भारत सरकार जो है उन्हें छात्रवृत्ति देती है, तो उसके माध्यम से भी, और कुछ जो है चीन सरकार जो है छात्रवृत्ति देती है, तो उसके माध्यम से वो भारत तो वो 1 साल वहाँ भारत में रहते हैं, वहाँ के संस्कृति तौर तरीकों के बारे में पढ़ते भी हैं, तो वो प्रैक्टिकली पढ़ाई हो जाती है। पढ़ाई होता है। मेरा एक सवाल है कि जब इंडिया चाइना के जो रिश्ते हैं वो हमेशा उतार चढ़ाव वाले रहते हैं, कभी खट्टे कभी मीठे टाइप के, तो जब कभी राजनीतिक स्तर पर जब तनाव हुआ है या होता है, तो जो आपके छात्र हैं या आपके जो कोलीग्स हैं उनमें कोई प्रभाव पड़ता है कुछ, या जब चीनी छात्रों ऐसा कुछ फील किया कभी?
चीनी छात्रों से? देखिए क्योंकि वो भारत के बारे में पढ़ते हैं और चीन से हैं, तो क्या चल रहा है उन्हें भी पता होता है और मुझे भी पता होता है, तो हम लोग कभी फिर इसके बारे में बात नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? हाँ, नहीं करते हैं। और अगर किसी को बट मन में तो बहुत सवाल आते होंगे ना कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, तो उनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। हाँ, कभी कभी जैसे आप देखेंगे कि बहुत पहले जो चीन और भारत के बीच में जो सीमा को लेकर चल रहा था विवाद, तो उनका एक अपना एक नज़रिया होता है, तो वो उस नज़रिए से जो चीन का नज़रिया है उस नज़रिए से वो बताते हैं। मैं भी जो भारत का नज़रिया होता है, मैं भारतीय नज़रिए से उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर हम लोग दोनों देखते हैं कि हम दोनों का नज़रिया जो है कैसा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा है कि मतलब अगर सीमा पर कुछ ऐसा हुआ हो तो उनका जो बिहेवियर है मेरे प्रति उसमें चेंज आ गया हो, ऐसा कभी नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे चीन में रहते हुए इतना लंबा समय हो गया है, मैंने ऐसा कभी मतलब यहाँ पे महसूस नहीं किया। बिल्कुल सहमत। मुझे लगता है कि उस समय तो और ज़्यादा ये प्रोएक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम इतनी आत्मीयता जताते हैं कि मुझे बिल्कुल ही एहसास ही नहीं होता है कि भाई अभी बॉर्डर पे कुछ चल रहा है ऐसा। ओके, यहाँ के समाज के बारे में बताइए कि गुरु शिष्य का यहाँ किस तरीके का माहौल है? क्योंकि देखिए चीन भी भारत की तरह एक पुरानी संस्कृति वाला देश है, यहाँ कन्फ्यूशियस जैसे गुरु भी हुए हैं, तो यहाँ के कल्चर के बारे में बताएं, यहाँ के गुरु शिष्य की संस्कृति के बारे में बात करें। कि मैंने सुना है कि यहाँ के जो शिष्य हैं, छात्र जो होते हैं, वो अपने गुरु को बिल्कुल वैसी इज्जत देते हैं जैसे भारत में दिया जाता है अपने गुरुओं को। नहीं, बिल्कुल आपने सही सुना है कि यहाँ पर भी जो परंपरा है वो जो है यही है कि छात्र जो है गुरु का काफ़ी सम्मान करते हैं। और हम लोगों ने देखा है जब उन काफ़ी उम्र दराज हो जाते हैं जो शिक्षक, उनको लोग यहाँ पे जो है मतलब शरीफू कह के बुलाते हैं, जो अपने आप में जो है इस चीज़ का परिचायक होता है कि वह काफ़ी ऊंचे लेवल, वो लर्नेड हो गए हैं। लर्नेड हो गए हैं। तो इस तरह का जो है मतलब यहाँ भी भारत की तरह ही जो है मतलब परंपरा रही है और अभी भी यहाँ के छात्र जो हैं उस परंपरा पे जो है मतलब चल रहे हैं, तो भारत की तरह ही है। ओके। कोई ऐसा उदाहरण दीजिए ना कि जो आपको लगे अरे मतलब आपकी किसी शिष्य ने आपके लिए ऐसा कोई काम किया जिससे आपका मन गदगद हो गया या आपको लगा यार मैं दिल से उसको आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा कुछ बताएं? नहीं है ऐसा कुछ तो मतलब याद नहीं है, क्योंकि मैं दिखने में काफ़ी यंग दिखता हूँ। हाँ, ये बात तो है। हाँ, तो कक्षा में जो है मतलब जब बच्चों के साथ रहता हूँ तो ऐसा भी नहीं रहता है कि बहुत टेंस सा माहौल हो, काफ़ी हंसी मजाक वाला माहौल होता है कक्षा के बाहर भी। लेकिन जब भी हम लोग कहीं खाना वाना अगर खाने जाते हैं तो आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि जब भी मैं नोटिस करता हूँ कि जब मैं भी उनके साथ होता हूँ तो मैं पहले बैठ जाता हूँ, फिर वो लोग बैठते हैं। अच्छा, तो ओके। इस तरह का जो तो यानी कि पहले जो आपकी मतलब जो गुरु हैं उनको पहले बिठाया जाता है, तब छात्र बैठेंगे। हाँ, उसके बाद छात्र बैठते हैं। तो इस तरह का जो एटिकेट है, जो कल्चर है, वो जो है, जो संस्कृति है, वो जो है देखने को मिलती है यहाँ पर भी। जैसे अगर किसी ने कोई बैग वगैरह रखा हुआ है तो छात्र जो है उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। अच्छा। तो इस तरह का जो है मतलब रेस्पेक्ट जो है, हाँ। तो वो जो है मतलब अगर टीचर ने कुछ उठा रखा है तो छात्र ले लेते हैं कि टीचर आप मुझे दे दीजिए। हाँ, ओके। ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है पता चलता है कि भाई यहाँ पे भी शिक्षक का जो है मतलब काफ़ी महत्व, और चीन ऐसे भी काफ़ी पुरानी संस्कृति रही है, तो यहाँ भी गुरु का वही स्थान है जो भारत में कहा जाता है। आपसे आखिरी और सवाल कि भाषा का कितना अहम रोल है दो देशों के रिश्तों को मजबूत करने में? मतलब मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ कि इंडिया चाइना के रिश्तों में हिंदी कितना अहम रोल निभा सकती है या निभाती है? देखिए, जैसे तो चीन में भारत की अलग अलग भाषाओं की पढ़ाई होती है। हाँ, जैसे अगर प्राचीन भाषा, लेकिन क्योंकि हिंदी जो है वो बहुत ज़्यादा बोली जाती है वही। तो अगर आप प्राचीन भाषा की बात करेंगे तो संस्कृत है, पाली है। दक्षिण भाषा की बात करेंगे तो मेरी तमिल है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर हिंदी की पढ़ाई ही होती है। और मुझे लगता है कि भारत को समझने के लिए चीनी लोगों को या चीनी विद्यार्थियों को, मुझे लगता है कि हिंदी को जानना और समझना, और हिंदी के माध्यम से भारत को जानना और समझना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको हिंदी आती है और यदि आप हिंदी बोल पाते हैं तो भारत के अधिकांश जगहों पर जो है आप जा सकते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जैसे तमिलनाडु हो गया,
केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सब जगहों पे जो है हिंदी उतनी नहीं बोली जाती है या हिंदी बोलने वाले वहाँ नहीं मिल पाते हैं। लेकिन और सभी जगहों पे जो है आप हिंदी से काम चला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच जो अगर रिश्तों को और प्रगाढ़ करना है तो न केवल चीनी लोगों को हिंदी सीखने की, जानने की ज़रूरत है, बल्कि भारतीय लोगों को भी चीनी भाषा को जो है और गहराई से जानने की ज़रूरत है। मैं क्यों गहराई से कह रहा हूँ, क्योंकि चीनी जो स्कॉलर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो भारत की हिंदी भाषा के कई प्रसिद्ध या संस्कृत के भी कई प्रसिद्ध जो है मतलब पुस्तकें जो हैं, जो ग्रंथ हैं, उन सब का जो है चीनी में इन्होंने अनुवाद किया हुआ है। लेकिन अगर आप भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो हमारी किसी भी भाषा में जो है, हिंदी की ही बात नहीं, हमारी किसी भी भाषा में चीन के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अनुवाद जो है नहीं हुआ है। और अब जो है इक्के दुक्के जो है मतलब हो रहे हैं। अगर तुलना करें तो बिल्कुल चीन की तुलना में जो है बिल्कुल हम लोग जीरो हैं, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि भारतीय लोगों को भी अगर चीन के साथ जो है रिश्ते प्रगाढ़ करने और करना चाहिए, मुझे लगता है। सही बात है, सही बात है। क्योंकि हमें चीन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चीनी भाषा सीखने की, पढ़ने की, जानने की जो है मतलब अत्यंत जो है आवश्यकता है। बिल्कुल, और सही बात बोली आपने कि भाषा, चाहे वो चीनी भाषा सीखिए या हिंदी भाषा, क्योंकि भाषा हमेशा जोड़ने का ही काम जोड़ने करती का है, ही काम, तोड़ने का काम कभी नहीं करती। हम लोग तोड़ना किसी को कभी नहीं सिखाते हैं। सही बात है, हम लोग हमेशा जोड़ना ही सिखाते हैं। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपका इतनी ढेर सारी बातें की और बहुत कुछ जानने को मिला इस पॉडकास्ट में, इस बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।